नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। चुनावी रैली में राहुल गांधी का केंद्र पर जनविरोधी होने का आरोप। अमित शाह ने बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के आदेश। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का गृहमंत्री का ऐलान। पीएमओ को दी गई दादरी हिंसा की रिपोर्ट। अखलाक के गांव में शांति मार्च। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में खुलेंगे 3 एम्स। कैबिनेट में भी रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस की मंजूरी। दिल्ली में बनेगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को राहत। द्वारका कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर दी जमानत। बिना इजाजत प्रदेश जाने पर रोक। नेपाल सरकार और मवेशियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा। राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर फंसा पेच। शुक्रवार को फिर वार्ता। और आइए देखते हैं पहली खबर। नेपाल में दूसरे दिन भी सरकार और मधेशी नेताओं के बीच सहमति नहीं बन सकी। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता अब शुक्रवार को होगी। बातचीत के दौरान मधेशी नेताओं ने जहां प्रांतों की सीमाओं में बदलाव की मांग की, वहीं सरकार का जोर आंदोलन खत्म करने पर रहा। उधर दिल्ली से इस बात के संकेत हैं कि गुरुवार से नेपाल में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की बाधाएं दूर कर दी जाएंगी। काठमांडू की बैठक में मधेशी नेताओं ने नेपाल सरकार से ठोस आश्वासन की मांग की। इधर दिल्ली में नेपाल के राजदूत ने भारत से अपील की कि आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति जल्द से जल्द शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि नेपाल के संविधान में संशोधन के अवसर हैं और भारत को इस पर भरोसा करना चाहिए। इसकी तरफ से नेपाल सरकार की तरफ से क्या करना होगा, कोई किसी का कमी कमजोरी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग उसी गर्मजोशी के साथ में भारत से मिलकर आर्थिक प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली में नेपाल के गैर सरकारी संगठनों के सम्मेलन में नेपाल के राजनीतिक दलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े भारत के राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डीपी त्रिपाठी ने साफ साफ कहा कि नेपाल में ट्रकों की आवाजाही गुरुवार से शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने उससे वादा किया है कि कल तक सारी समस्याएं सामान्य हो जाएंगी। नेपाल के राजदूत ने कहा कि संविधान में संशोधन के प्रावधान हैं और सीमांकन के लिए अलग से एक आयोग बनाया जाएगा। हालांकि मधेशी नेताओं ने काठमांडू में सरकार के सामने 35 मांगे रखी थी, लेकिन बातचीत के दौरान मुख्य जोर प्रांत के बंटवारे पर रहा। वार्ता के विफल होने के बाद तराई इलाकों में विरोध प्रदर्शन ने फिर जोर पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का मांग है कि मधेश का जो मांग है उसको पूरा करे सरकार जल्द से जल्द, क्योंकि मधेश नेपाल के क्षेत्र में ये सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है और यहाँ पर 100 वर्ष से लोगों का शोषण होता आ रहा है और आज मधेश के लोग जागृत हो चुके हैं और अपना अधिकार समझ चुके हैं। नेपाल विरोध प्रदर्शन की वजह से ईंधन, पेट्रोलियम उत्पादों समेत जरूरी चीजों की किल्लत का सामना कर रहा है। दशहरा नेपाल के प्रमुख पर्वों में से एक है और ऐसे समय में किल्लत होने से आम नेपालियों के मन में भी निराशा फैल सकती है। सरकार को इस बात का एहसास है और सीमित रूप से भी भारत से ट्रकों की आवाजाही से कुछ राहत जरूर मिली है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और नेपाल के ताज़ा घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत राकेश सूद साहब हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दूसरा दिन बातचीत का रहा और वहाँ भी मैं कहूँ कि बेनतीजा रही है, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं दोनों पक्ष, कम से कम बातचीत की बैठक पर टेबल पर आ रहे हैं, किस तरह के संकेत आपको दिख रहे हैं अब? मुझे लगता है कि बातचीत अगर शुरू हुई है तो ये अपने में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और दूसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि अगर सरकार ने, भारतीय सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि गुरुवार से ट्रकों का आना जाना जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। हालांकि भारतीय सरकार ने पहले कहा था कि हमारी तरफ से रोक टोक नहीं है, ट्रक इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मधेश के अंदर आंदोलन है और सुरक्षा की चिंता है ट्रक वालों को, तो इसलिए ट्रक रुके हुए हैं। तो अगर सुरक्षा की चिंता है और आंदोलन है तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो काफी हद तक नेपाल के लोगों के ऊपर और नेपाल की सरकार और नेपाल की संस्थाओं के ऊपर है। जी,
और राकेश जी, एक और चीज़ जो आज मैं कहूँ कि क्लैरिफिकेशन हुआ, जो राजदूत हैं दिल्ली में नेपाल के, उन्होंने संविधान को लेकर मैं कहूँ कि एक तरीके से स्पष्टीकरण, क्योंकि कई जगह ऐसी खबरें चल रही थी जिन पर बिना वजह तूल दिया जा रहा था, उसमें तो क्या ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार मधेशियों को मिरेट करने के लिए जो बात कह रही है बिल्कुल दम है उनकी बात में, और उनका एक ये भी तर्क है कि संविधान का बनाया गया है, संशोधन उसमें होते रहते हैं, लेकिन बातचीत के जरिए ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और ये असल में ये बातचीत जो थी, ये संविधान के ऊपर जब फैसला किया गया था 20 सितंबर को, जब संविधान पारित किया गया था, और उससे 4-5 दिन पहले जब संविधान के ऊपर वोटिंग हुई थी, उससे 1 महीना पहले मधेश में आंदोलन शुरू हो गया था। तो बातचीत करने का समय एक्चुअली वोटिंग से पहले था। अगर बातचीत उससे पहले की जाती तो शायद एजिटेशन यहां तक नहीं पहुंचती, और उससे पहले हम लोग ऐसा संविधान देखते जिसके अंदर सब लोग भागीदारी, जिसमें सब लोगों की भागीदारी हो। और एक तरफ जब बातचीत की मैं कहूँ कि शुरू हो चुकी है, आगे बढ़ रही है, और वहीं दूसरी ओर एक खबर ये भी आ रही कि जो प्रचंड है वो जल्दी चीन का दौरा कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, एक अगर अलग अलग इन संकेतों को समझा जाए तो? मुझे लगता है कि इसके अंदर जो एक तरह से एक बड़ा ओवर्ट किस्म का प्रेशर जो भारत ने डालने की कोशिश की, वो उससे एंटी इंडियनिज्म जो है उसको एक बढ़ावा मिलता है। ये हम आगे भी देख चुके हैं, जब भी नेपाल के अंदर इंटरनली उनके आपस के जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक ताकतें हैं, जब उनके अंदर आपस में मतभेद बढ़ता है तो अक्सर इंडियन पॉलिसी को उसका पंचिंग बैग बनाया जाता है। और इसके अंदर हमको चाहिए था कि हम लोग जो भी हमारे कंसर्न्स हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उनको हम चुपचाप क्वाइटली सही लोगों से उसकी बातचीत करके वो कंसर्न्स जो हैं वो जाहिर कर सकते थे, प्रकट कर सकते थे, ताकि एक तरह से ये इतना एंटी इंडियनिज्म जो चल रहा है इस समय सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर कर, और आज भारतीय दूतावास के बाहर कोई प्रदर्शन भी हुआ जिसके अंदर लोग काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, मुझे लगता है कि ये एंटी इंडियनिज्म की आवश्यकता नहीं थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, राकेश जी आप समझा सकते हैं बेहतर, कि क्या जिस तरीके की रणनीति रही इस पूरे मसले को हैंडल करने में, और जो एक बातचीत को लेकर दबाव डालने की कोशिश थी, उसकी कहीं टाइमिंग जरूर गलत रही। ये तो जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी पिछले साल गए थे अगस्त में नेपाल, तो बहुत ही सक्सेसफुल विजिट थी, बहुत ही गुडविल जनरेट हुई। फिर उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि अप्रैल में वहां ये भयंकर भूकंप आया, बहुत मालहानि हुई, बहुत लोगों की जानें गईं, और उसके बाद उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी गईं। उन्होंने वहां पर एक $1 बिलियन असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया, जो कि पिछली बार जो मोदी जी ने किया था $1 बिलियन, उसके एडिशनल था, यानी $2 बिलियन हमने कहा कि हम 5 साल में नेपाल के विकास और रिकंस्ट्रक्शन के अंदर पुनर्निर्माण में लगाएंगे। और इससे एक काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट था हिंदुस्तान के प्रति। अब जिस तरह से ये हम लोगों की कुछ पॉलिसी रही और कुछ स्टेटमेंट्स आए कि हम लोग ये चाहते हैं कि संविधान में ऐसा संशोधन हो, वैसे भी मैं कहूंगा कि ये हमारा दायित्व नहीं है, ये नेपाल के लोगों का दायित्व है कि वो अपने संविधान में किस किस्म का संशोधन करें। तो इसलिए उससे ये एंटी इंडियनिज्म जो पैदा हुआ, जो हमारी गुडविल थी, उसको काफी ठेस पहुंची है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके के हालात हैं और जब बातचीत की मैं कहूँ एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मधेशी आंदोलन को लेकर फिलहाल वो करेंगे, जब तक आश्वासन नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन उन्हें भी शायद वास्तविकता समझनी होगी कि संविधान अगर तैयार है और उसमें संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, अगर हम अपने ही देश में देखें, उस हकीकत को शायद उन्हें उनसे समझना होगा, और यही एक बड़ी मुश्किल इस वक्त दिखती है। देखिए, इस वक्त यह है कि जो एजिटेशन मोड है वो उसको समाप्त करके डायलॉग मोड जिसको कहते हैं उसमें आना चाहिए।
अभी इस वक्त नेपाल के अंदर जो बड़ी 3 पार्टियां हैं वो आपस में इस वक्त इस चीज में भी जुड़ी हुई हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, मंत्रीगण कौन होंगे, क्योंकि सरकार के अंदर चेंज होना है। तो इससे भी थोड़ा सा प्री ऑक्यूपेशन उनका ये सत्ता के ऊपर है, ना कि असल में बातचीत के ऊपर। और एक जेन्युइन डायलॉग जो है उसको प्रमोट करना बहुत अनिवार्य है। और साथ में जैसा मैंने कहा, एंटी इंडियन फीलिंग जो एक तरह से पैदा हुई है उसको कम करना वो बहुत अनिवार्य है जी। और दशई का त्योहार, दशहरे का त्योहार जो 22 अक्टूबर को है, वो नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार होता है। और ऑलरेडी नेपाल की इकोनॉमी जो है वो भूकंप से काफी ग्रस्त थी, और अब ये जो पिछले 2 हफ्ते से जो चल रहा है एक तरह से इकोनॉमी के ऊपर असर, इसका भी नेगेटिव असर है। बिल्कुल, बहुत तो जल्द इसलिए पुनर्निर्माण का काम जी, पुनर्निर्माण का काम, विकास का काम जो है वो एक तरह से पीछे हो गया है। यानी और कि ये जरूरी है कि अगर हमको ये काम करना है तो एक नई सरकार सही तरह से बने, संविधान जो है वो ऐसा राकेश जी, हो यानी कि कि साफ तौर उसमें पर सबकी भागीदारी हो। सबकी भागीदारी हो और आंदोलन का जो मूड है इसको चेंज करना होगा ताकि हालात सामान हो सके। उसका बातचीत के जरिए डायलॉग मोड में आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब जी, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में पहले दौर की वोटिंग में 4 दिन बचे और ऐसे में सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज 3 रैलियां कर केंद्र सरकार की नाकामियां गिनाई। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 4 रैलियां कर लालू यादव, नीतीश कुमार को बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया। नीतीश जी को आपने सूट में देखा है कभी? बूट पहनते हुए देखा है कभी? कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में प्रचार शुरू किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने नीतीश कुमार के 7 सूत्रीय कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। उन्होंने यूपीए की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की एनडीए सरकार की नाकामियां। बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर स्पेशल स्टेटस देना था तो 1 साल से सरकार है, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया? उनको कौन रोक रहा है? चुनावी रैली में राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। एनडीए पर सूट बूट की सरकार होने का तंज कसते हुए काला धन वापस न लाने पर भी निशाना साधा और लोगों से महागठबंधन को जिताने की गुजारिश की। उधर बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को एक के बाद एक 4 रैलियां की। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही बिहार को दिए गए विशेष पैकेज के नाम पर वोट मांगा। अरे नीतीश कुमार जी, आपका चश्मा अहंकार से भरा हुआ है। ये हमारा उपकार नहीं है बिहार पर, बिहार वासियों का अधिकार है 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पैसा है। आपको कोई अधिकार नहीं है बिहार के विकास को रोकने का। बिहार में पहले दौर के लिए 12 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी दलों के दिग्गज नेता राज्य में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रीति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुजफ्फरपुर की अदालत ने आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मोहम्मदपुर थाने को दिए गए हैं। लालू यादव पर बीफ को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। इससे पहले भी लालू यादव पर जातिगत बयान और अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर लालू यादव के खिलाफ अपशब्द बोलने पर अमित शाह पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही AIMIM के नेता और तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ओवैसी पर किशनगंज की रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल के आरोप हैं। किशनगंज पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा एक जनसभा किया गया था। जनसभा में अपने भाषण के दौरान उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई करनी होती है, तो उसी के अंतर्गत गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 3 नए एम्स खुलेंगे। कैबिनेट ने आज इसका फैसला किया। वहीं दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने को भी मंजूरी दी गई। बजट में हुई घोषणा पर अमल करते हुए कैबिनेट ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एम्स बनाने को मंजूरी दी है। इन पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 3 new AIIMS type institutions have been approved. One to be located in Nagpur in Maharashtra, one to be located in Mangalagiri in Andhra Pradesh, and one to be located in Kalyani in West Bengal. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व बैंक की मदद से नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी नीलांचल को भी मंजूरी दी। इसमें करीब 2200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 889 करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 182 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट के हैं और 1071 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक का लोन है। ये 9 स्टेट के लिए है। इसमें से 9 स्टेट्स में जो है वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। कैबिनेट ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का भी फैसला किया। 5 साल में बनकर तैयार होने वाले स्मारक पर 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने भारतीय कौशल विकास नाम से नई सेवा के गठन को भी मंजूरी दी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के दादरी में हालात अब सामान्य हो गए हैं। आज गांव में शांति मार्च निकाला गया और तनाव को खत्म करने के लिए बैठक हुई। इधर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। दादरी के बिसेड़ा गांव में तनाव को खत्म करने और इलाके में शांति कायम करने के लिए बुधवार को शांति मार्च निकाला गया। प्रशासन, पुलिस और जिला शांति समिति की ओर से बुलाई गई शांति बैठक में गांव के दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। गांव वालों का कहना है कि वहां कोई तनाव नहीं है। हमसे कोई नहीं, हमसे मिलजुल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं। आप उनसे कोई परेशानी नहीं है। हमारे गांव में गांव का माहौल बिल्कुल शांति प्रिय है। गांव में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। ये केवल ये पुलिस की वजह से और जो मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, बस वो है। नहीं तो हमारे गांव में तो बिल्कुल अमन चैन है। दादरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। हालांकि इसे रूटीन ब्रीफिंग बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं समझता हूँ यदि कोई भी कम्युनल टेंशन को फैलाने की कोशिश करता है अथवा ऐसी कोई कम्युनल प्रॉब्लम यदि क्रिएट करता है अथवा किसी भी प्रकार का कोई क्राइम यदि वो करता है तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस बीच पीड़ित परिवार दिल्ली आ गया है, लेकिन पुलिस बल अभी गांव में तैनात है और बिना इजाजत के किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। दादरी हिंसा मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में हाल के दिनों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि विविधता और सहिष्णुता भारतीय समाज की विशेषता है और लोकतंत्र की सफलता के लिए इन बुनियादी मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। हमें अनेकता में एकता की भावना का सम्मान करना चाहिए। Long foreign rules, the Indian society, Indian civilization has survived because of its core civilizational values and adherence to it. And we must keep that in mind. And if we keep that in mind, nothing can prevent our democracy to move on.
सुप्रीम कोर्ट में आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी के तौर पर तलब करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष बेंच ही सुनवाई करेगी और इसके लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई। हालांकि बाद में कोर्ट में वकीलों को सुनवाई की तारीख पर आम राय बनाकर बेंच को सूचित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को आरोपी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री को समन भेजने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को द्वारका कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने आज उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने कल जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। अदालत ने भारती को 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर और इतनी ही रकम का मुचलका भरने का निर्देश दिया। अदालत ने भारती को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर न जाने और बुलाए जाने पर जांच में मदद करने का भी निर्देश दिया है। पंजाब में किसानों ने 48 घंटे का आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों की नाराजगी फसलों के उचित मुआवजे को न मिलने को लेकर है। साथ ही वो सरकार से इस नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने रेल मार्ग को बाधित किया, जिससे कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव भी करना पड़ा। पंजाब में बुधवार को नाराज किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। ये किसान मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि नकली कीटनाशक की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों ने जगह जगह यातायात रोका, जिससे मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। किसान नकली कीटनाशक सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सभी लोगों ने फाइल पे दस्तखत किए हैं, उनको भी वो भी बराबर के दोषी हैं किसानों की दुर्दशा के लिए, किसानों की आत्महत्याओं के लिए। और मैं तो चाहता हूं कि उन पे इन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने घटिया दवाई देकर किसानों को मरने पे मजबूर किया है, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी किसानों की फसलों के नुकसान पर चिंता जताई है। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। हम मांग करते हैं कि पंजाबों के किसानों के साथ जो गलत पेस्टिसाइड सप्लाई किया गया है उसकी सीबीआई से जांच हो और जो राजनीतिक दोषी हैं उनको सजा दी जाए। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बंद के पहले दिन कई ट्रेनों के रास्ते भी बदलने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एफटीआई विवाद को सुलझाने की कोशिश के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और छात्रों के बीच आज मुंबई में एक और दौर की बातचीत हुई। हालांकि इसमें कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्ष 10 अक्टूबर को एक बार फिर बैठक करने पर सहमत हुए। आंदोलन कर रहे छात्र संस्थान के अध्यक्ष पद से हटाने और गवर्निंग कमेटी को भंग कर नई समिति बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते एफटीआई में 100 से ज़्यादा दिनों से हड़ताल चल रही है। काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने सेक्रेटरी एनबी को ब्रीफ किया, उनको हमने इन्फॉर्म किया। कोर इशू जो है हमारा इन 5 अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उसके बारे में एक चर्चा शुरू हुई है आज, जो कि 10 अक्टूबर को फिर से कंटिन्यू होगी। नयनतारा सहगल के बाद कवि अशोक वाजपेयी ने भी साहित्य अकादमी सम्मान लौटा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले बढ़ गए हैं। वाजपेयी ने कहा कि 1 नवंबर को साहित्यकारों का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें मुद्दों पर विचार किया जाएगा। मंगलवार को जानी मानी लेखिका नयनतारा सहगल ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी और उन्होंने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। और इजराइल ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने कहा कि दोनों देश आर्थिक, विज्ञान, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति मुखर्जी 13 से 15 अक्टूबर तक इजराइल की यात्रा पर होंगे। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली इजराइल यात्रा है। राष्ट्रपति जॉर्डन और फिलिस्तीन भी जाएंगे। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।